नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीमती सोना देवी इंटर कॉलेज में। आइए आज हम बायोलॉजी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी के बारे में समझेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, या फिर हमारे शरीर में और भी कितने उत्सर्जन तंत्र हैं या उत्सर्जन क्रिया किसको कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र को। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है उत्सर्जन क्या है, उसका सारा सीटी हमने तैयार कर दिया गया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। उत्सर्जन का मतलब होता है व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यानी कि बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। शरीर में उपस्थित बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम पसीना बाहर निकालते हैं, हम पेशाब करते हैं, लैट्रिन को बाहर निकालते हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो है वो उत्सर्जन के अंतर्गत आएंगी। तो हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र हैं। हमारा मेन जो है वो किडनी है, लेकिन यहाँ पे हम सबको एक किनारे से देखेंगे तो हमारा पहला जो उत्सर्जन तंत्र है वो है स्किन यानी कि त्वचा। तो त्वचा के रास्ते हम पसीना, सीवम तथा नमक का उत्सर्जन करते हैं। पसीना हमको निकलता है स्किन से। नाक के ऊपर आप कभी देखिए तो तेल जैसा पदार्थ सुबह सुबह दिखाई देगा आपको, चिपचिपा होता है, तो उसको हम सीवम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवम कहते हैं। पसीना जब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, काला कपड़ा पहनिए तो उसमें आपको सफेद सफेद दिखाई देगा सूखने के बाद, तो पसीने में नमक की जो मात्रा होती है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि त्वचा द्वारा, स्किन द्वारा पसीना, सीवम और नमक का उत्सर्जन होता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो उत्सर्जन तंत्र है वो है हमारा फेफड़ा। तो फेफड़े द्वारा शरीर में बनने वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, जलवाष्प का तथा बलगम, जो हम थूकते हैं सफेद कलर का जो अंदर से आता है उसको बलगम कहते हैं। तो फेफड़े द्वारा CO2 का, जलवाष्प का और बलगम का हम लोग उत्सर्जन करते हैं। जैसे ठंडी के महीने में मुंह से हमारे भाप निकलती है तो वो जलवाष्प जो निकलती है वो फेफड़े द्वारा निकलती है। बलगम भी जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो फेफड़े द्वारा निकलता है। अगर हम अंदर से खींच रहे हैं किसी चीज को तो दम कौन लगा रहा है? फेफड़ा। तो मुंह से थोड़ी हम निकालें, वो तो ढकेला कौन है? फेफड़ा ढकेला है। तो फेफड़े द्वारा CO2 का, जलवाष्प का तथा बलगम का उत्सर्जन किया जाता है। हमारा अगला जो उत्सर्जन तंत्र है वो है बड़ी आंत। फिलहाल ये क्या कहते हैं, पाचन तंत्र में भी आता है लेकिन उत्सर्जन का भी काम करता है। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अन्न पचे हुए भोजन को, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का सारा हिस्सा नहीं पच पाता, कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बिना पचा हुआ रह जाता है, जिसको हम काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल। ऐसा भोजन का भाग जो पच न पाए और बड़ी आंत में रुका रहे उसे क्या कहते हैं? काइल। तो उसका उत्सर्जन जो है वो कौन करती है? बड़ी आंत करती है, जिसको हम लैट्रिन के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला पार्ट जो है वो है यकृत यानी कि लीवर। लीवर उत्सर्जन तो नहीं करता है लेकिन किडनी के उत्सर्जन के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसको भी हम यहाँ देखेंगे। लीवर का काम होता है हमारे शरीर में उपस्थित अमोनिया यानी NH3 को यूरिया में बदल देना। यूरिया का फार्मूला होता है बच्चों NH2CO NH2, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूरिया अपने आप में काफी खतरनाक गैस है या फिर काफी खतरनाक पदार्थ है, ये कह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं भी अमोनिया की मात्रा है तो लीवर उसको कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद फिर ये यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से अमोनिया में आ जाता है। तो अमोनिया हमारे लिए खतरनाक होता है। जैसे हम पेशाब कहीं करते हैं तो वो तुरंत स्मेल नहीं करेगा, लेकिन 1 से 2 घंटे बाद स्मेल करता है, क्योंकि हमने बाहर निकाला था यूरिया को। यूरिन शब्द का निर्माण यूरिया से ही हुआ है, लेकिन 1 या 2 घंटे बाद वो बन गया अमोनिया। अब अमोनिया कितनी खतरनाक है आप लोग अंदाजा लगाइए। अगर किसी दीवार पे पब्लिक हमेशा पेशाब कर रही है तो धीरे धीरे वो दीवार टूट करके वहां से कट करके निकल जाती है, तो हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होगा वो आप समझ ही रहे हैं। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा वृक्क। वृक्क को हम मुख्य उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। मुख्य उत्सर्जन तंत्र भी कहा जाता है, यानी कि मेन हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो कौन सा है? वृक्क। वृक्क को किडनी भी कहते हैं, वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यूरिया तथा पेशाब का उत्सर्जन करना। तो हमारे शरीर से यूरिया को और पेशाब को बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए किडनी की संरचना को अच्छे से देखते हैं। तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, आप लोग को पता है। तो किडनी की संरचना कुछ ऐसे होती है। किडनी के ऊपर वाले हिस्से पे, यहाँ पे रेड हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है हमने बनाया हुआ है, इसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। तो इस अधिवृक्क ग्रंथि को हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, ग्रंथि चैप्टर जब स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोनों साइड में किडनी होती है, एक किडनी हमारे लेफ्ट में होती है और दूसरी किडनी राइट में होती है। तो ये हमारी लेफ्ट किडनी है और ये
राइट किडनी है। अगर ऐसे खड़े हो जाए तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है और राइट वाली थोड़ी सी नीचे है। साइज में दोनों सेम होती है, लेकिन एक किडनी नीचे और दूसरी किडनी ऊपर होती है। किडनी के नीचे आएंगे तो दो पाइप हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पाइप को हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी, या फिर यूरेटर भी अंग्रेजी में कहा जाता है। मूत्रवाहिनी आगे आकर के एक थैली से जुड़ी हुई है। इस थैली को कहते हैं ब्लैडर। क्या कहते हैं? ब्लैडर। ब्लैडर को मूत्राशय कहते हैं। तो हमारा जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो यही आगे इकट्ठा होता है। इसकी कंटेनिंग पावर, धारण क्षमता जो होती है वो होती है लगभग आधा लीटर, लगभग 1/2 लीटर, यानी कि इसमें आधा लीटर पेशाब कलेक्ट हो सकता है मैक्सिमम। अब शरीर की बनावट अलग अलग होती है तो सबकी धारण क्षमता अलग अलग है। जहां से हमारा पेशाब बाहर निकलता है उसको कहा जाता है यूरेथ्रा, और हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में यूरेथ्रा, हिंदी में मूत्र मार्ग। अब आइए किडनी की संरचना को थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। अगर किसी किडनी को लेकर के उसको वाई एक्सिस में ऐसे कट कर दिया जाए और कट करके हिस्सा अलग अलग कर दें तो हमको अंदर का हिस्सा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो किनारे किनारे ब्लैक डॉटेड हिस्सा हमको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? कार्टेक्स। अब बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मेड्यूला। हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम है इसका। किनारे वाले को कार्टेक्स, बीच वाले को मेड्यूला। याद करने में कंफ्यूजन है तो यम से मिडिल, मिडिल माने बीच में, अब यम से हो जाएगा हमारा मेड्यूला। अब किनारे वाले को क्या कहेंगे? कार्टेक्स कहेंगे। और किडनी में एंट्री करने का जो रास्ता होता है, किसी भी चीज के प्रवेश करने का रास्ता, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको रेनल हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। रेनल हाइलम जो किडनी का अंग है वो एक प्रकार का जहर नासी अंग होता है। क्या होता है? जहर नासी अंग। यानी कि कोई भी जहरीला पदार्थ किडनी में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के पहले इस हिस्से को टच करते ही रेनल हाइलम को, उसका आधे से अधिक असर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने किडनी की अंदर की संरचना और बाहर की संरचना देखी। अब आइए आगे इसके आगे के अध्ययन को देखते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वृक्क की संख्या जो होती है वो 2 होती है। बेसिक है, सबको पता, 2 किडनी होती है। आदमी एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है। इसका जो भार होता है वो लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 140। देखिए बायो में जितना भी डाटा आपको लगभग मिलेगा सारा का सारा लगभग में मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की बनावट अलग अलग है। अगर हम ये कहते हैं कि किडनी का वजन 140 ग्राम होता है तो अब खाली चाचा को उठा लाइए, पूछिए सर इनका भी 140 किलोग्राम का है, तो 4 आदमी को लेकर के एक आदमी मिला करके बन गए हैं, तो उनका पता चला कि 140 में 4 से गुणा करना पड़ रहा है। तो एक एवरेज माना गया है कि मनुष्य के किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। किडनी के बाहर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। किडनी के बाहर पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अब किडनी का निर्माण जिन छोटी छोटी चीजों से हुआ है, सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की कोशिका होती है, तो किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब किडनी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? नेफ्रॉन कोशिका से। एक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं। अब किडनी के काम को, वृक्क, गुर्दा या किडनी के काम को देखते हैं। इसका पहला काम है रक्त को छानना। मेन काम जो है वो क्या है? रक्त को छानना। लेकिन कंफ्यूजन मत पैदा करिएगा, रक्त को छानना अलग चीज होता है, रक्त का शुद्धिकरण अलग चीज होता है। रक्त में से वेस्ट पदार्थ को किनारे कर देना, उस क्रिया को कहते हैं रक्त को छानना, जो काम हमारी किडनी यानी वृक्क करता है। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो हमारे लंग्स में, फेफड़े में होता है। शुद्ध रक्त उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला हो, कितना हो भी साफ रहेगा, उसको हम शुद्ध रक्त नहीं कहेंगे। किडनी का दूसरा काम होता है पेशाब का निर्माण करना। तो हमारे शरीर में जो पेशाब बनता है वो कहाँ से बनता है? किडनी हमारी बनाती है। हमारा जो अगला काम है किडनी का वो है अम्ल एवं क्षार को नियंत्रित करना। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अम्ल क्षार को हम पीएच से नापते हैं। किससे नापते हैं? पीएच से। यानी शरीर के पीएच मान को बैलेंस करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। अब आइए इसके आगे के फंक्शन को देखते हैं। हमारा अगला जो फंक्शन है वो है नेफ्रॉन। आपने इसके पहले वाले पेज पे देखा था कि किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन जो होती है एक प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। आपको पता है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, वो हमने कोशिका वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया है। तो किडनी में, एक किडनी में लगभग कितनी नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं? लगभग 8 लाख नेफ्रॉन सेल होती है। कितनी? 8 लाख नेफ्रॉन सेल। तो नेफ्रॉन सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कक्षा 10 वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि हर साल बोर्ड में ये पूछा हुआ सवाल है।
और दीर्घ उत्तरी में 7 नंबर में पूछता भी है। तो ये हमारा जो संरचना है ये नेफ्रॉन की संरचना है। इसका जो अगला हिस्सा जो हमने रेड कर रखा है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। बीच में आएंगे तो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है वो बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल है। फिर इसकी जो पतली सी पूंछ यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। एक बार फिर से देखते हैं, अगला जो रेड वाला हिस्सा उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। सॉरी, ग्लोमेरुलस। बीच वाला हिस्सा ये जो मोटा दिखाई दे रहा है इसको बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। लास्ट में इसकी जो पूरी की पूरी पूंछ है यहां से लेकर के यहां तक इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उसी के नाम पे रख दिया गया है। आइए इनके काम को समझते हैं कि ये काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी चीज किडनी के अंदर एंट्री करती है तो ग्लोमेरुलस जो हमारा है उसमें से सारी चीजों को छान करके बाहर कर देता है, अंदर खींच लेगा, बाकी शुद्ध चीज को बाहर कर देगा। जैसे कल्पना करिए कि इसमें ब्लड जा रहा है। क्या जा रहा है? ब्लड यानी कि रक्त। तो ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, खनिज भी होते हैं। लेकिन जब ये फिल्टर करेगा उसको तो फिल्टर करते समय ब्लड में केवल प्लाज्मा छोड़ेगा, आरबीसी छोड़ेगा, डब्ल्यूबीसी छोड़ेगा, पीएलटी छोड़ेगा और हीमोग्लोबिन छोड़ देगा। बाकी सारी चीजों को उठा करके अंदर खींच लेगा बाहर निकालने के लिए। तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। ब्लड में हमको बहुत सारी चीजें चाहिए, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन भी चाहिए, अब उसको भी खींच के बाहर कर दे तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो पहली बार जो फिल्टर का काम होता है वो ग्लोमेरुलस द्वारा होता है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत ये करता है कि सारी चीजों को छान देता है। तो जो शुद्ध चीजें बोमेन संपुट के अंदर आ जाती है, फिर दोबारा इसका पुनः फिल्टराइजेशन कहाँ होता है? बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट जो है वो केवल अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ से पीछे भेजेगा, बाकी जो अच्छी चीजें दोबारा कहाँ मिला देगा इसको? जो चीजों को छाना गया था, चाहे पानी हो, ब्लड हो, लिम्फ हो, लसिका हो, उनमें फिर से मिला देगा। अब उसके बाद पिछले हिस्से पे आते हैं नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में जब वेस्ट चीजें आती हैं तो इसका एक ही काम होता है, पेशाब का निर्माण करना। क्या करना? पेशाब का निर्माण करना। एक बार जल्दी जल्दी में देखेंगे। सबसे पहले फिल्टर कौन करेगा? ग्लोमेरुलस। तो ये सारी चीजों को छान देगा, लेकिन जो अच्छी चीजों को फिर से पुनः मिला देता है ला करके, वो काम कौन करता है? बोमेन संपुट। और लास्ट फंक्शन किसका हमारा है? नेफ्रॉन का है। इसका काम क्या है? पेशाब का निर्माण करना, यानी व्यर्थ पदार्थों को कलेक्ट करके पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देना। हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे। हमारा अगला पार्ट जो है वो है पेशाब के बारे में थोड़ा सा देखना है। तो पेशाब में जो जल की मात्रा होती है वो 95% होती है। कितनी होती है? 95%। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना और किडनी उसको बाहर निकालती है। तो हमारे पेशाब में जो यूरिया की मात्रा होती है वो लगभग 2%। कितनी होती है? 2%। ये सारा डाटा जो लिखा जा रहा है वो लगभग में लिखा जा रहा है। इसमें लिखा जा रहा है लगभग में। यूरिया की मात्रा 2%, जल की मात्रा 95%। पेशाब करने के बाद कुछ देर बाद उसमें से गंध आती है। तो जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले शरीर अमोनिया को यूरिया बनाएगा, यूरिया बना के पेशाब के रूप में बाहर जाएगा, फिर 2 या 3 घंटे के बाद फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनिया में। तो आप लोगों के लिए सलाह है कि जब कभी टॉयलेट जाने की जरूरत लगे तो ज्यादा देर तक ठहरा ही ना करें, तुरंत चले जाएं। ऐसा मैक्सिमम ठंडी के महीने में होता है कि रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो अमोनिया कितनी खतरनाक है, जो दीवार गिरा देती है, आप लोग को बता ही चुके हैं। तो ऐसा ना करें कि टॉयलेट को अवॉइड करें। अब वृक्क से संबंधित, किडनी से संबंधित कुछ रोगों को देखते हैं। जैसे कभी कभी किडनी में पथरी हो जाती है। तो मैक्सिमम गांव के लोगों का तो ये कहना है कि चावल के कंकड़ को खा लेते हैं, वो जाके स्टोर होकर पथरी बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। किडनी में या फिर कहीं भी पथरी अगर हो रही है तो वो पथरी एक रासायनिक पदार्थ के कारण होती है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। वो बैगन के बीज में, टमाटर के बीज में, मिर्ची के बीज में, सबसे अधिक मात्रा में पालक में पाया जाता है। पालक खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन बहुत ज्यादा खाने से कैल्शियम ऑक्सिलेट पथरी भी आफर में चला आएगा। तो पता चला कि आयरन बढ़ा रहे थे, साथ में पथरी बढ़ गया। तो लिमिट में हर चीज खाना चाहिए। अगला जो रोग है वो है यूरेनिया। यूरेनिया एक ऐसा रोग है जिसमें पेशाब में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता है कि जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। अगर इस यूरेनिया रोग में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए तो पेशाब में गंध आने लगती है। पेशाब में ज्यादा, वैसे तो गंध आती है, लेकिन अगर यूरेनिया हुआ तो पेशाब में ज्यादा गंध आने लगती है। क्या होती है? ज्यादा गंध आती है। इसके बाद हमारा अगला और काफी खतरनाक बीमारी है जो बुढ़ापे में लोग इसका शिकार होते हैं, जिसका नाम है गठिया। कभी कभी अगर किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा बुढ़ापे में तो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे हड्डियों को मूव करने के लिए यहाँ पे जहां जहां ज्वाइंट है एक लिक्विड पाया जाता है, जैसे ग्रीस वगैरह होता है, चैनल वगैरह में लगाने के लिए बाइक वाइक में होता है या फिर मशीन वगैरह में। तो यहाँ पे एक लिक्विड होता है साइनोवियल लिक्विड। लेकिन जैसे ही शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी
तो साइनोवियल लिक्विड घट जाएगा, तो फिर हड्डियां आवाज करने लगती हैं। बुढ़ापे में लोग बैठते हैं तब भी आवाज होती है, उठेंगे तब भी आवाज होगी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? गठिया। और गठिया की जो बीमारी है वो भी किडनी के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? किडनी के कारण। और इसको अगर न्योता देना है तो आप लोग जो पानी पीते हैं खड़े होकर पीजिए, तो किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्ट पानी किडनी में जा रहा है और किडनी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो वही बुढ़ापे में गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जहां जहां ज्वाइंट रहेगा वहां वहां दर्द करेगा, तो फिर चिल्लाएंगे अरे माई अरे दादा, बैठेंगे तब भी, खड़ा होंगे तब भी। तो इस प्रकार आज हमने किडनी को और उत्सर्जन तंत्र को अच्छे से पढ़ा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।